और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं सीएम हाउस। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये मुलाकात इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर ही चलती हुई किसी भी पल घोषणा हो सकती है मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसे लेकर खूब चर्चाएं भी चल रही हैं कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये मंत्रणा, ये बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर ही सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच चलती हुई, और ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि किसी भी पल जैसे ही ये मुलाकात खत्म होती है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिन जिन लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल करना है उनके लिए कॉल जाने जरूर शुरू हो गए थे, और ये माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं पुराने चेहरों को एक बार फिर से मंत्री बनाया जाएगा। और ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए, ये मुलाकात कितनी देर से चल रही है और क्या इस मुलाकात के खत्म होने का इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल विस्तार के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दे दें कि बीजेपी के द्वारा जिस लिस्ट की बात की जा रही थी वह लिस्ट जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुका है, और लिस्ट लेकर खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं। और बीजेपी की तरफ से जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उन सभी की सूची लेकर खुद सम्राट चौधरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। अब मुख्यमंत्री आवास से सभी मंत्रियों की सभी जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाना है उनकी सूची राजभवन को भेजी जाएगी और उसके बाद ही औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन यह तय है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार शाम में होना है, और आज शाम में जिन मंत्रियों का जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों को फोन करके पटना रुकने के लिए कहा गया था, वो तमाम लोग आज शपथ लेंगे। तो जदयू और भाजपा के कोटे के जो मंत्री हैं वो सारे लोग आज शपथ लेंगे और आज शपथ ग्रहण। शैलेंद्र, किन किन नामों की चर्चा बीजेपी के अंदर चल रही है? देखिए, सबसे पहले जदयू की बात करें तो जदयू में लगभग ये तय हो चुका था कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में यह तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी जो सूची की बात की जा रही थी वो सूची आ गई है। उस सूची में नितिन नवीन है, दिलीप जायसवाल है, संतोष सिंह है, अरुणा देवी है और इनके साथ और भी कई नाम हैं। लेकिन इन लोगों को फोन पहले से ही संगठन के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जा चुका था कि आप कहीं न जाएं, आप पटना में ही रहें। तो लगभग बीजेपी के ओर से 1 दर्जन मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस बात की सूचना है। थोड़ी ही देर में और भी नामों की सूची है वो आ जाएगी जब उन्हें फोन जाने लगेगा मुख्यमंत्री आवास से और बीजेपी कार्यालय से। तो इन नामों में ऐसा कोई नाम जो कि इससे पहले नहीं रहा हो, उन्हें इस बार मौका दिया जा रहा हो और उसके पीछे किसी न किसी समीकरण को, चाहे वो जाति वाला समीकरण हो या फिर जिस ओबीसी कार्ड की बात की जा रही है वो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही हो? देखिए, जातिगत अति समीकरण की हम बात करें तो इस बात का सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल विस्तार में ख्याल रखा जाता है कि किस किस जाति से कौन लोग मंत्री बन रहे हैं और किन्हें किन्हें मंत्री बनाना है। और रुकिएगा शैलेंद्र, एक और बड़ी खबर आई है इस वक्त की। एक बड़ी खबर है कि कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। लेकिन हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जो अभी शैलेंद्र इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। सम्राट चौधरी पहुंचे हैं सूची लेकर मुख्यमंत्री आवास, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों का जो काफिला है ये मुख्यमंत्री आवास जाता हुआ आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कई नाम अभी जो शैलेंद्र बता पा रहे थे, इसके अलावा कह रहे हैं कि 12 से अधिक नाम है, लेकिन उन नामों का भी खुलासा जल्द ही हो जाएगा। बीजेपी कोटे के मंत्रियों की जो सूची है वो अब तैयार हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार को ये सूची जो है सौंप दी गई है, और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर है, खुद जो सम्राट चौधरी हैं पहुंचे हैं इस पूरे सूची को लेकर के कि हमारी तरफ से कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा। और शैलेंद्र, मंत्रियों की जो मंत्री बनने वाले हैं उनकी सूची को सौंप दिया गया है। आपने कहा कि 10-12 से भी ऊपर नाम हो सकते हैं, 4-5 नाम तो आपने गिना दिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल विभा पूछ रही थी कि एक समीकरण होता है कि हम जिन्हें जगह देते हैं उसका असर आने वाले इलेक्शन पर पड़ेगा, तो उन चेहरों में कैसे इसे बैलेंस किया गया है?
देखिए, जो यदि हम बात करें चेहरों की, तो जो है जो नाम है उनकी जाति और उनके क्षेत्र को भी देखना होगा। यदि हम दिलीप जायसवाल की बात करें तो दिलीप जायसवाल लंबे समय से भाजपा में है, विधान पार्षद हैं और वो सीमांचल से आते हैं। अब तारकिशोर प्रसाद भी सीमांचल से आते थे, पिछली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अभी तक तारकिशोर प्रसाद के नाम की चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी ओर यदि हम बात करें अरुणा देवी की, तो नवादा का जो इलाका है, मगध का इलाका है, उस इलाके से वो आती हैं, अगड़ी जाति से आती हैं, भूमिहार से समाज से वो है। दूसरी ओर यदि हम बात कर लें, जो संभावित नाम है, एक नाम नीतीश मिश्रा का भी है, हालांकि अभी तक नीतीश मिश्रा के नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो वो ब्राह्मण है और दरभंगा से आते हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करें संतोष सिंह से, तो शाहबाद के इलाका से आते हैं, राजपूत जाति से हैं। तो अलग अलग जातियों को अलग अलग जो क्षेत्र है वहां से लोगों को इस बार मौका दिया जा रहा है और ज्यादातर नए चेहरे हैं। अभी तक यदि हम बात कर लें तो इसमें जिन जिन लोगों का हमने जिक्र किया वो सब नए चेहरे हैं मंत्रिमंडल में। एक नितिन नवीन का जो नाम आ रहा है सामने, नितिन नवीन दोबारा मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि और भी नाम हो सकते हैं दोबारा मंत्री बनाए जाने वाले में, लेकिन इस बार जो बीजेपी के हब सोर्स से जो खबरें आ रही हैं कि ज्यादातर नए चेहरे होंगे, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और लोकसभा चुनाव चूंकि एक बेहद नजदीक है, कल ही घोषणा होने वाली चुनाव की, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव को देख करके भी यह विस्तार होगा ताकि उसका फायदा, उसके जाति का, उस क्षेत्र का, उनके समाज का फायदा लोकसभा चुनाव में। शैलेंद्र, जरा ये बताइए, चूंकि जब आप पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण की बात करते हैं तो वहां बीजेपी मजबूत गढ़ उसके तौर पर उसे देखती है, एक सेफ क्षेत्र के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि वहां पर विपरीत परिस्थितियों में भी वो जीतती रही है, वहां से सांसद बीजेपी के चुने जाते रहे। ऐसे में जैसा आप कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल का नाम सामने आ रहा है, तो ये भी क्या नए चेहरों में शामिल हैं और ये इस नाम के चयन के पीछे का कैलकुलेशन क्या है? देखिए, यदि हम इनका जिक्र करते हैं तो एक तो इस सीमांचल से आते हैं। सीमांचल का इलाका बेहद खास है और भाजपा की नजर हमेशा वहां होती है कि सीमांचल में कैसे जो बीजेपी को और मजबूत किया जाए। दूसरी ओर जो वैश्य समाज है उस समाज से आते हैं और वैश्य समाज पर भी बीजेपी का विशेष फोकस हमेशा से रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह नाम काफी प्रमुख है और कहीं न कहीं इस नाम से और ये वैश्य समाज से और उस क्षेत्र से जो राजनीतिक रूप से जो लाभ लेने की कोशिश होती है वो लेने की कोशिश की जाएगी। चंपारण से भी लोग होंगे, मगध से भी लोग होंगे, मिथिलांचल से भी लोग होंगे, शाहबाद से भी लोग होंगे। तो हर जगह से अलग अलग पॉकेट जो है बिहार में, वहां से चुनाव किया जा रहा है, वहां से उन चेहरों को मौका दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास से निकलने वाले हैं और लगभग जब वो निकलेंगे उस समय भी तय हो जाएगा कि राजभवन के द्वारा समय कौन सा दिया जाता है, क्योंकि नामों की सूची मुख्यमंत्री आवास से भेजी जाएगी और समय राजभवन के द्वारा तय किया जाता है। तो कुछ ही समय बचा है, जल्द ही समय की भी घोषणा कर दी जाएगी कि कितने बजे और कौन कौन से लोग मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ये मानकर चला जाए कि 12 लोगों के नाम जो हैं, 12 मंत्री बनाने को लेकर जो सूची है वो सीएम नीतीश को सौंपी गई है, जिसमें बीजेपी की तरफ से बात करें तो मंगल पांडे हैं, नितिन नवीन है, हरि सैनी है, दिलीप जायसवाल है। इन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से चलती हुई नजर आती है। और जैसे समीकरण की बात आप भी शैलेंद्र कर रहे हैं कि हर पार्टी, हर सियासी पार्टी जो है वो इन लिहाज से ही चयन करती है, चाहे वो मंत्री बनाने के तौर पर हो या फिर उम्मीदवार बनाने के तौर पर हो, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है, कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है कल 3 बजे। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की तरफ से होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान साथ साथ हो जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली गई है। आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सूत्र ये कह रहे हैं जो कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं सीपीआईएमएल 2 और सीपीआई को 1 सीट मिलेगी। और सूत्रों के हवाले से खबर, झारखंड में इंडिया अलायंस में तालमेल, सीट बंटवारे पर हुआ तालमेल। कांग्रेस 7 सीट पर लड़ेगी चुनाव, जेएमएम 5 सीट पर लड़ेगा चुनाव। आरजेडी सीपीआईएमएल को 1-1 सीट। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं,
तो इंडिया अलायंस ने भी अपने सीट्स फाइनल कर लिए हैं, सीटों का बंटवारा कर लिया है। दिल्ली चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं, सभी पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे, हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल किसी तरीके के दखल से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को इस पर सुनवाई करता नजर आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी टिप्पणी पर भी यहां विराम लगाया। उन्होंने कहा कि भाई विधानमंडल के कानून पर रोक नहीं लगाते हैं और इसी वजह से अब इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। और रांची से बड़ी खबर, अंबा प्रसाद से ईडी पूछताछ करेगी। 4 अप्रैल को ईडी पूछताछ करने वाली है। अंकित साव से 5 अप्रैल को पूछताछ होगी। सीओ शशि भूषण से 2 अप्रैल को पूछताछ होनी है और ईडी ने छापे के बाद समन जारी किया है। 35 लाख कैश जब्त हुए हैं और इसके साथ कुछ पेपर्स भी मिले हैं। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक पशुपति कुमार पारस की तरफ से बुलाई गई है। दिन में 3 बजे, दोपहर के 3 बजे का वक्त है जब ये बैठक की शुरुआत आपको होती हुई नजर आएगी और पशुपति कुमार पारस के आवास पर ही ये बैठक होने वाली है। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों की मौजूदगी इसमें आपको दिखेगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। आरएलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आ गया। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। और इसी के साथ पशुपति पारस के बारे में उन्होंने कहा कि पशुपति पारस जी पर कार्यकर्ताओं का दबाव है। बीजेपी सबसे ईमानदार सहयोगी के साथ बेईमानी कर रही है। हम लोग यहाँ के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, सारे लोग रहेंगे। हमारे लिए और भी सारे विकल्प खुले हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले को वापस नहीं लेती और इस अन्याय को हम भारतीय जनता पार्टी से आपके माध्यम से फिर यह आग्रह करते हैं कि आपने जो अन्याय किया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पार्टी के साथ, क्योंकि हम लोग, हमारी पार्टी सबसे ईमानदार अलायंस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में है और जो सबसे ईमानदार पार्टनर होने के नाते सबसे ईमानदार पार्टनर के साथ आप जो बेईमानी कर रहे हैं, जो आपने जो हमारे सारे कार्यकर्ता काफी गुस्सा हैं, आप जो आहत हैं, जो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण का फैसला है। उन्होंने लोगों के दिल जीतने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए की कमी करके पूरे देश के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। ये लोक कल्याण का फैसला है। वो लोक कल्याण के लिए दिन रात जीते हैं और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए उनको कैसे कोई फायदा पहुंचा सकते हैं इस काम में लगते हैं। और आज 2 रुपए कम किए हैं। कई राज्य में वैट भी कम हुआ है, कई राज्य में ज्यादा कम हो जाएगा पेट्रोल डीजल का दाम। और मुंबई से बड़ी खबर है, एक्टर अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो गई है। एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोकिलाबेन अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है और एंजियोप्लास्टी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन को सुबह सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें दोपहर में एक्सरे उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। हमेशा ग्रेटिट्यूड माना जा रहा है कि सर्जरी के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस का आभार व्यक्त किया है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां अटल पथ से सटे निर्माणाधीन एमएलसी आवास में एक युवक की हत्या से सनसनी मच गई। घटना की सूचना पर स्थानीय थाने को
जब इसकी जानकारी दी गई, पुलिस जांच करने के लिए पहुंचती है ग्राउंड जीरो पर और सचिवालय, डीएसपी और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद नजर आई। मिली जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन फ्लैट संख्या 20 में एक युवक के हाथ और पैर को बांधकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस फ्लैट के ठेकेदार की खोजबीन में जुटी, हालांकि अभी फिलहाल उसे लेकर कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। और समस्तीपुर से बड़ी खबर, सदर अनुमंडल इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की सनसनीखेज वारदात जितवारपुर के वार्ड संख्या 17 की है। मृतक का नाम हरीशचंद्र राय बताया जा रहा है। तो अपराधियों ने दरवाजे पर सो रहे हरीशचंद्र राय की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। नहीं उठे हो तो हम बोले कि हम कुछ नहीं बोले, हम सोए ही रहेंगे। फिर मम्मी आई, देखी चाय बनाई हुई थी, मम्मी आई देखी तो उनका ना ऐसे मतलब खून का पूरा डडीर ऐसा था ना, तो उनको मम्मी को लगा क्या रेसा है कपड़े का। फिर मम्मी कपड़ा हटा के देखी तो मेरी मम्मी चिल्लाई, बोली क्या कि इसको कोई ना चाकू मार दिया है। फिर हम उधर से दौड़ते हुए आए, हम रोने लगे, हम देखे नहीं। फिर बाद में थोड़ा देखे तो हम बोली मम्मी चाकू नहीं है, इसको गोली कोई मारा है। तो यहाँ गोली का ये भी मिला है? गोली का खोखा भी मिला है। क्या लगता है आपको? गोली का खोखा मिल रहा है तो सबको मालूम होना चाहिए। मतलब किसी पे शक या शक हम तो नहीं बता सकते। हम खुद कल रात में ही आए, कल दोपहर में आए हैं बाहर से, तो नहीं मालूम। आप कौन है? हम मेरे पापा है, जो मारा ना मेरे पापा है। राय जी को अवस्था में गोली मार दिया है। किसी विवाद को खुलासा हो पाएगा? अभी तक तो कुछ विवाद नहीं, बहुत ही सरल आदमी थे, मिलजुल के रहते थे। समाज में ऐसा कुछ इनका नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात है। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक शाम के 6 बजे बाइक से किसी काम से बाहर निकला था और इसी दौरान पहले से घात लगाए 2 बाइक सवार आरोपियों ने उसे घेरा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली युवक को लग गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक युवक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं डीएसपी के मुताबिक युवक पर पहले से तकरीबन 3 आपराधिक मामले दर्ज थे और वो पहले भी शराब मामले में जेल जा चुका था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ा जाएगा। 6 बजे 6:30 छाई में आए थे तो देखे कि शराब नहीं है। तब बोला कि हमको बहन के बेटी पूछे तो बोला कि वो नहीं गया। तो हम बोलिए कि फोन किए थे, आशा देखे आधा घंटा फोन किए कि लड़का उठाया कहे शराब की गोली लगल है, आइए सरकारी हॉस्पिटल। घटना के बारे में परिजनों के द्वारा बताई जा रही है कि एक जमीन संबंधी विवाद भी है और कुछ आपको महिलाओं के साथ चैटिंग की बात सामने आई है। इन्हीं कारणों से इनकी हत्या हुई है और पूर्व में ये 3 बार जेल भी जा चुके हैं शराब के केस में, फार्म सेक्टर में, और एक जमीन संबंधी विवाद है उसमें मृतक पर 3 मृतक। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।